लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं शिप्रा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के परिसर से आज हम लीगल राउंड अप, इस हफ्ते का लीगल राउंड अप शुरू कर रहे हैं और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम पूरे हफ्ते देश के सर्वोच्च न्यायालय और दूसरे राज्यों के न्यायालयों से जो कुछ भी फैसले निकल कर आए हैं उस पर न सिर्फ हम आपको खबर देते हैं बल्कि चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कानून के जानकार उस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इससे पहले हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड और गुजरात को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बताया गंभीर मुद्दा, राजनीति रंग न देने को कहा। पूजा स्थली अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को दिया फरवरी के अंत तक का समय। दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर किसका अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। और केंद्र दिल्ली विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दो टोक, कहा तय करे किसके हाथ में होगा नियंत्रण। तो बड़ी खबरों के बाद अब बात उन दो विशेष मुद्दों की जिन पे इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहला जबरन धर्मांतरण और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जो कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है। इस पर अगर कोई भी फैसला आता है तो देश की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, आने वाले भविष्य जो है देश की राजनीति का उस पर असर पड़ेगा। और यही एक वजह है कि देश की जो नजर है इन दोनों ही मुद्दों पर है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि गंभीर मुद्दे हैं, तो इस पर चर्चा करने के लिए, इसको समझने के लिए जो मेहमान खास हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जनहित याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी, जल्दी वो हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम उनसे बात शुरू करें, हम जाने कि इन दोनों ही मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट पर क्या क्या हुआ। उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं जबरन धर्मांतरण पर अपनी एक खास रिपोर्ट। देश में कहीं भी जबरदस्ती लालच देकर किसी डर के तहत या फिर किसी के प्रभाव पर होने वाले धर्म परिवर्तन करवाने को रोकने का आदेश देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना है कि मामला एक या दो राज्यों का नहीं बल्कि देश में इस तरह की होने वाली कई घटनाओं से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हर राज्य में होने वाली घटना बताते हुए साफ तौर पर कहा कि इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी साफ है कि मुद्दा गंभीर है तो राजनीतिक रंग नहीं लगना चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों ने इस पर कानून बनाए, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि सिर्फ चंद राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैली समस्या है, तो इसके खिलाफ कानून होने ही चाहिए। जल्द ही आपको बता देते हैं कि इस मामले में 5 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी। तब भी जस्टिस एम.आर. शाह ने यह बात कही थी कि लोगों को धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जबरन धर्मांतरण गलत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि गुजरात ने इसके खिलाफ कानून बनाया है। उन्होंने बताया था कि दूसरे राज्यों में भी तैयारी चल रही है और केंद्र 2 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर कर देगा। लेकिन इस हफ्ते की सुनवाई में केंद्र ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया था, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाली मांग के याचिकाकर्ता वकील अरविंद दत्तार से कहा कि यह संवेदनशील मामला है और इसमें वर्चुअली अपीयर नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से हुई उस बयानबाजी से कोर्ट नाराज है। जस्टिस सी.टी. रवि कुमार ने राज्य सरकार को नसीहत दी कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में बयानबाजी करने से बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले से याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को अलग कर दिया गया है। इस मामले का स्वतः संज्ञान कोर्ट की ओर से लिया गया है। इस मामले में 7 फरवरी को अब अगली सुनवाई होने वाली है। तो जनहित याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले हम जबरन धर्मांतरण पर बात करेंगे। जबरन धर्मांतरण पर सरकार जो भी पक्ष रखा गया उस पर यह कहा गया है कि ये सिर्फ राज्यों का मुद्दा नहीं है, पूरे देश में गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर क्या आगे बढ़ेगी, इसमें ये मुद्दा आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा? देखिए, धर्मांतरण राष्ट्र की पूरी समस्या है। हाँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह होता है और धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, कोई अलग से कानून भी नहीं बनाना है। हमारे पास एक इंडियन पिनल कोड है, उस इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 15 का नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी रिलीजन से संबंधित अपराध। वो चैप्टर 15 है। हम ये कह रहे हैं कि ऑफेंस जो चैप्टर 15 है आईपीसी में, उसमें किसी का रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करना वो तो ऑफेंस है। सेक्शन 295 में अगर किसी की धार्मिक भावना आप आहत कर देते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। लेकिन किसी को आप धोखे से, लालच से, पैसा दे के स्कूल में एडमिशन के नाम पे या और किसी तरीके से आप किसी को कन्वर्ट करते हैं, वो ऑफेंस नहीं है। तो हमारा ये कहना है, हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट इज एन ऑफेंस बट कन्वर्टिंग इज नॉट ऑफेंस, सो दैट शुड बी दिस आईपीसी शुड बी अमेंडेड। और इस आईपीसी के चैप्टर 15 में ही
2 नई धारा जोड़ देना चाहिए, जिससे ये अब पूरे देश में लोग आराम से मुकदमा दर्ज करा सकें। अलग से कानून बनेगा तो भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश भर के थानेदारों को बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि धर्मांतरण का कानून कौन सा है। क्योंकि पूरे देश में जो थाने होते हैं उन थानों में केवल एक किताब होती है आईपीसी। तो आईपीसी के बारे में हवलदार को भी पता होता है, थानेदार को भी पता और सिपाही को भी पता होता है। आईपीसी में जब चेंज हो जाएगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि कोई कहीं जा रहा है तो रास्ते में भी अगर 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएगा तो पुलिस आ जाएगी। अलग से कानून बनेगा तो 100 नंबर पे आप डायल करते रहिए, पुलिस नहीं आएगी। पुलिस स्पेशल कानून पे पुलिस नहीं आती है, पुलिस आती है जो आईपीसी में जो जो चीजें अपराध हैं उन पे आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आईपीसी को अमेंड करना चाहिए, चैप्टर 15 को अमेंड करना चाहिए, उसी में 2 नई धारा जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आपने देखा कि कैसे अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात मैंने इसलिए कही, एक विशेष वर्ग है जो कि जन धर्मांतरण जैसी बात को ही नहीं मान रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को गंभीर मुद्दा बता रहा है। जो कुछ भी अश्विनी जी की दलीलें रही थी जबरन धर्मांतरण को लेकर, हमारे खास कार्यक्रम वकील साहब में कल ही हमने अपने कार्यक्रम के जरिए दिखाया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक जो है वो इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। सर, आपने जो दलीलें रखी उस पर कहा गया कि आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं, जिस पर फटकार भी पड़ी। क्या था वो मामला? नहीं, तमिलनाडु की तरफ से एक एडवोकेट हैं विल्सन, वो खुद भी पॉलिटिशियन है, वो राज्यसभा मेंबर हैं। तो डीएमके पार्टी का राज्यसभा का मेंबर ये आरोप लगा रहा है कि हमारी पीआईएल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अरे भैया, हमने इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर 25 पीआईएल किया हुआ है, जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कम से कम मेरी 20 से 20 पीआईएल है, देश की एकता अखंडता मजबूत हो उस पर मेरी पीआईएल है, हेट स्पीच कंट्रोल हो उस पर मेरी पीआईएल है, पुलिस रिफॉर्म पे पीआईएल है, जुडिशियल रिफॉर्म पे पीआईएल है। मेरी तो 125 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है, 25 से ज्यादा पीआईएल मेरी हाई कोर्ट में है। तो अब इनको याद आ रहा है। देखिए, धर्मांतरण हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है, 8 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं मेरी याचिका का विरोध करने के लिए, और उसमें 8 बड़े दिग्गज वकील खड़े हो रहे हैं। अगर वास्तव में धर्मांतरण नहीं है, सब अपने अपने मन से धर्मांतरण कर रहे हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई लालच नहीं है, या साम दाम दंड भेद का यूज नहीं किया जा रहा है, फिर तो सरकार कितना भी कठोर कानून बना ले, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से खलबली मची हुई है, जिस तरीके से हड़बड़ाहट है, और 8 याचिका वकील आके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो कह रहे हैं कि आप इनकी पीआईएल डिसमिस कर दो, नहीं डिसमिस कर सकते हो, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो इस पीआईएल का टाइटल चेंज कर दो। तो इस घबराहट से लग रहा है कि इनकी विदेशी फंडिंग बंद होने वाली है। ये सारे फॉरेन फंडेड लोग हैं, इनको मुस्लिम्स को खाड़ी देशों से पैसा आता है, क्रिश्चियंस को यूरोप और अमेरिका से पैसा आता है, हर साल इनको हजारों करोड़ रुपए आता है। जब कठोर कानून बनेगा तो धर्मांतरण रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा तो इनकी फंडिंग रुक जाएगी। ले दे के इनकी फंडिंग इनको मिलती रहे, इसलिए सारे परेशान है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मेरी पीआईएल का विरोध कर रहे हैं। और 1-2 नहीं बल्कि 8 याचिकाएं आ चुकी है और 8 बड़े दिग्गज वकील भी खड़े हो रहे हैं। दूसरी खबर पर आते, ये भी एक संवेदनशील मुद्दा रहा है राजनीति का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सर कमेटियां बैठी हैं, जो जांच कमेटियां बैठी हैं थी, जो कि इसका पूरा विवरण लेती, पूरा इस पर विचार विमर्श होता है इसमें, तब जाके कानून बनता। उस कमेटी का भी विरोध हो रहा था। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि सुबह से शाम तक संविधान की बात करने वाले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। संविधान का तो मतलब ही होता है समान विधान। संविधान का मतलब होता है सबको समान अधिकार, सबको समान कर्तव्य, सबको समान अवसर, समधन विधान यानी संविधान। तो अनफॉर्चुनेटली जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं, वो लोग ही इन कमेटियों का विरोध कर रहे हैं। अभी लागू नहीं हुआ, अभी लागू होने की बात तो बाद की बात है, वो कह रहे कमेटी मत बनाओ। अरे भैया, बहुत लंबी चर्चा करने के बाद 1948 में 23 नवंबर 1948 को यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। खूब चर्चा हुई थी, सबने चर्चा कर दिया, सब लोग। तो अब इसको लागू करना सरकारों की ड्यूटी है। ये तो सरकारों का निकम्मापन था कि पिछले इतने सालों में उन्होंने लागू नहीं किया। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया। तो अब कम से कम जब कमेटी बन रही है और बाकायदा वो संवैधानिक है, संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि राज्य सरकारें अपनी कमेटी बना सकती हैं, लेकिन सरकारें कमेटी बना सकती हैं, अपनी रिकमेंडेशन भेज सकती हैं। सरकारें, राज्य सरकारें यूसीसी लागू नहीं कर सकती। अल्टीमेटली यूसीसी केंद्र सरकार को लागू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने पर्सनल लॉ हैं वो सारे सेंट्रल एक्ट हैं। जैसे 1937 का शरीयत एक्ट है जो 4 शादी करने की छूट देता है, 9 साल में बेटी का निकाह करने की छूट देता है, जो गुजारा भत्ता मना करता है,
जो भरण पोषण का अधिकार मना करता है, जो उनको महिलाओं को विरासत का अधिकार नहीं देता, वसीयत का अधिकार नहीं, ये सारा कौन सा कानून है 1937 का, वो सेंट्रल लॉ है। तो यूसीसी लाने से पहले आपको उस 1937 के शरीयत एक्ट को बदलना पड़ेगा। ऐसे जो क्रिश्चियन का पर्सनल लॉ है वो भी सेंट्रल लॉ है, पारसी का जो पर्सनल लॉ है वो भी सेंट्रल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट को भी आपको खत्म करना पड़ेगा। भाई कॉमन सिविल कोड लाने से पहले आपको पारसी मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा, शरीयत एक्ट खत्म करना पड़ेगा, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा, तब जाके यूसीसी आएगा। तो ये खत्म तो पार्लियामेंट से होगा, लेकिन राज्य सरकारें कमेटी बना के सबसे कंसल्टेशन करके वो अपनी रिकमेंडेशन भेज सकती हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया हुआ और राज्य सरकारें वो कर रही हैं। जबरन धर्मांतरण कितना गंभीर मुद्दा है, इसका कानूनी जो पक्ष है वो हमने अश्विनी जी से समझा सुना, और इसका राजनीतिक और सामाजिक पक्ष क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ जल्द ही जोरोम एंटो जी जुड़ेंगे, जो कि एक ऑब्जर्वर है, रिलीजियस ऑब्जर्वर है। भारत देश के सभी लोग, प्रधानमंत्री से लेके the last person on this earth, on the face of Bharat is a target for conversion. Every Christian is a missionary because उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज, डेली। दिस इज द टारगेट दैट इज बीन लेड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, यानी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितने कैसे करते हैं, कैसे सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट करना है। वी विल बिकम स्लेव्स अगेन if they convert all our nation. फिर उसके बाद हिंदू नहीं होंगे तो हिंदुस्तान कहाँ होगा? एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने से कुछ नहीं होता है। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स जो हैं, जितने भी राज्य जो है एंटी कन्वर्जन लॉ इम्प्लीमेंट किया है, टेल मी हाउ मेनी कन्विक्शंस हैव हैपेंड, कितने लोगों को आपने पकड़ा है? तो कई और अहम ऐसी खबरें रहीं जो देश की दूसरी राज्यों की अदालतों से निकल कर आई। क्या कुछ वो खबरें रहीं, आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट से झटका, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीएपीएफ को मिलेगी पुरानी पेंशन। अदालत बोली ये है भारत के सशस्त्र बल। उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला, कहा शादी का वादा करके सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं। टैक्स मामले में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पहुंची मुंबई हाईकोर्ट, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। तो ये कुछ अहम खबरें थी जो देश की न्यायिक अदालतों से निकल कर आई और जिस पर हमने आज चर्चा की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों ही मुद्दे देश के लिए, देश के भविष्य के लिए कितने गंभीर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस परिसर से आज का लीगल राउंड अप आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।